सर क्या पूरा हट गया सर। और कुछ? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जनरेटर के बाद सारा कुछ हट गया सर। एसी डीसी डोमेस्टिक सर्किट सब हट गया। और जनरेटर भी हट गया है। यस सर। सर कलरफुल आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला में ह्यूमन इफेक्ट्स डिफेक्ट्स ऑफ आई और उसको कैसे करेक्ट करते हैं वो वाला भी हट गया। अब देखो सर तो बचा ही क्या? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, एक सेकंड। क्या हुआ है, एक सेकंड बेटा। हेलो। हाँ देखो, सिलेबस में चेंजेस काफी हैं, रिडक्शन काफी है, ठीक है। तो अब जो चैप्टर्स हमारे हट गए, जैसे एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी हटा, मैंने पूरा पढ़ा दिया था, है ना, सर राइट? यस सर। सर चेन रिएक्शन बाकी तो हाँ, तो अब जिसमें जो पोर्शन बचा हुआ उसको छोड़कर तो कोई फायदा है नहीं, जरा सा पोर्शन है, ठीक है ना, पढ़ ही लेते हैं, ठीक। सर यस लेकिन सर। वो टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट। क्या बोल रहे हो? सर लेकिन सोर्सेज ऑफ एनर्जी का वो टॉपिक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे चल के तो मिलेगा ही हाँ, थोड़ा सा। खास तौर से जो टॉपिक्स में पढ़ अभी बचे हुए हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स वाले जो टॉपिक्स हैं, वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पढ़ना ही होगा। तो एक काम करेंगे हम लोग आपका जो ओरिजिनल सिलेबस था उसको पूरा करेंगे, ठीक है। यस सर। क्योंकि जो टॉपिक्स उसमें से जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो आपको मेंशन कर दिए जाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए उसको पढ़ना नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? वैसे भी अगर आप सीबीएसई की गाइडलाइंस देखोगे टीचर्स के लिए, तो उन्होंने बोला है कि ऑल द टॉपिक्स दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस मस्ट बी टॉट टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द फुल सिलेबस। क्योंकि कई बार क्या है, ऐसी चीजें हटा दी गई हैं जिनसे बाकी चीजों का लिंकेज, ठीक है, कुछ ऐसा चीज हटा दिया किसी और चैप्टर नंबर 1 में कोई ऐसी चीज हटा दी जो चैप्टर नंबर 3 में यूज हो रही है, ठीक है, या अगली क्लासेस में यूज हो जाएंगी, तो उनको पढ़ाना ही होगा। ये हमको बोला, ये एज अ ये सीबीएसई ने गाइडलाइंस भी जारी की है, ठीक है। तो हम लोग जो मेन टॉपिक, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो टॉपिक्स हम लोग स्किप कर सकते थे वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आपके विंड एनर्जी का यूज और ये सब जो एनर्जी का यूज है वो हम टॉपिक्स चाहे तो स्किप कर सकते थे, बट वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है, जो न्यूक्लियस के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसको स्किप अभी कर दोगे 12th क्लास में भारी पड़ जाएगा, है ना, तो इसको भी पढ़ना ही है। नहीं सर, पढ़वा दीजिए वो वाला टॉपिक। क्या सर वो वाला टॉपिक पढ़वा दीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, तो मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो हाँ बचा हुआ है जो बचा हुआ है वो पढ़ना ही है, ठीक है। अब हाँ इसके सर। बाद आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर्स हैं, उसमें से जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं, ठीक है। वो पढ़ लेंगे तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा उसको पढ़ने में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक क्लास लगेगी। जितने भी टॉपिक्स आप हटाना चाहो, जो सीबीएसई ने हटाए हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा दी। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो हम लोग उनको पढ़ लेंगे। एक बार आपको अरविंद सर ने पढ़ा रखा है, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि कोई भी टॉपिक आपका रिमूव नहीं किया गया है, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो ना, आपके पास टाइम है। हम जुलाई में ऑलरेडी इतना सिलेबस कवर कर चुके हैं, राइट। यस सर। यस ये हटाने के पीछे लॉजिक ये था उनका कि यार जो बच्चे गांव में हैं, जो दूर दराज के लोग रहते हैं, जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, या जिनके घर में एक ही मोबाइल है और 2-3 भाई बहन पढ़ रहे हैं, सबको अलग अलग मोबाइल, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते सबके लिए अलग अलग मोबाइल, तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए सिलेबस हटाया गया है। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस डिक्रीज करने का कोई लॉजिक नहीं, ठीक है बेटा। सो हम लोग मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, हाँ मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है। तो बोर्ड से 3-4 दिन पहले जब आप बोर्ड के एग्जाम के लिए रट्टा लगा रहे होते ना, उस वक्त उन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो,
तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, मतलब बेसिकली एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। न्यूक्लियर से मैंने क्या Yes, क्या sir. पढ़ाया था, कोई बताएगा मेरे को? सर न्यूक्लियर फिजन हो गया था। न्यूक्लियर फिशन हो गया था पूरा? यस सर, चेन रिएक्शन तक हो गया था पूरा। यस सर, हो गया था। हाँ, हो मैंने गया। चेन रिएक्शन लिख दिया था, मैंने न्यूक्लियर, अच्छा ठीक है, मतलब उसका न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाया था नहीं नहीं ना, सर, वो नहीं हुआ था। वो नहीं यस हुआ। सर। देखिए, तो न्यूक्लियर फिशन में मैंने आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाई थी, राइट, है ना। हाँ सर। यस सर। किसकी किसकी रिएक्शन थी वो? यूरेनियम की रिएक्शन थी। यस हाँ सर। सर। यस सर। किसी को रिएक्शन याद है? यस यस सर, याद सर। क्या थी? सर यूरेनियम में एक अगर न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो फिर यूरेनियम 235, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 सर 92 प्लस न्यूट्रॉन 10 0 will give uranium सर 263 236 236 92, 36 92 which will in turn give बेरियम बेरियम barium बेरियम 144। 144 56, है ना, प्लस यस सर, क्रिप्टन 89। इधर नीचे क्या आएगा? 76 36 36 36 कैसे हो जाएगा? 36 होगा, 56 प्लस 36 92 होता है ना बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 न्यूट्रॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन तो था ही, यहाँ क्या आएगा? सर 89। 89, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी थी, राइट। अब क्या है ना, इस रिएक्शन के बारे में एक दो बातें जान लेंगे तो हमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर है और जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके बीच में थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा, नहीं तो लगेगा दोनों तो एक ही चीज है। ये जो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 में मार रहे हो, बेसिकली ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है ना, तभी तो ये बनेगा। यस सर। और ये अनस्टेबल है, ये इसलिए अपने आप टूट जाता है। कहानी क्या थी? यूरेनियम 235 स्टेबल है, पर इस पे अगर हम एक न्यूट्रॉन धीरे से मारेंगे तो क्या होगा? यूरेनियम 230, ये न्यूट्रॉन उसके अंदर घुस जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा और यूरेनियम 236 बना देगा, जो कि अनस्टेबल है, अपने आप टूट जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फिशन कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है, एक और खास बात ये है कि ये जो न्यूट्रॉन है ये बहुत ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है, बहुत ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है। इसकी जो एनर्जी है ये अप्रोक्सीमेटली 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। कितनी होती है? 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, किसी को मालूम है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, ठीक है। इतना छोटा एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो न्यूट्रॉन है बहुत ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है। और यहाँ जो 3 न्यूट्रॉन बने हैं, ये 3 न्यूट्रॉन, इनकी जो एनर्जी है ये अप्रोक्सीमेटली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास करीब करीब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। टोटल यहाँ पे करीब करीब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेके भाग जाते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अगर यहाँ पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होंगे तो वो कभी भी यूरेनियम 235 के अंदर नहीं घुस पाएंगे, बल्कि उससे कोलाइड करके वापस लौट जाएंगे। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, उनकी जो एनर्जी है वो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए, मतलब इसके आसपास होनी चाहिए, ठीक। तो हमने ये कहा था ये 3 न्यूट्रॉन जाके अगले यूरेनियम से टकराएंगे, है ना, लेकिन ये 3 न्यूट्रॉन के पास तो ज्यादा एनर्जी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है सर। यस सर। इनके पास ज्यादा एनर्जी है, तो इनको अपनी एनर्जी लूज करनी होगी। इनको क्या करना होगा? अपनी एनर्जी लूज करनी होगी। कैसे लूज करेंगे सर ये अपनी एनर्जी?
तो ये न्यूट्रॉन दूसरे दूसरे एटम से टकराकर, यूरेनियम के ही दूसरे एटम से टकरा टकरा के अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे विथ टाइम। ठीक है, हर कोलिजन में कुछ कुछ एनर्जी लूज करते जाएंगे और धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे। किसी को दिक्कत? सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू आप क्या लिखे सर, एक बार बता दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू वापस लिख दे रहा हूं मैं, अगर नहीं दिख रहा है तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ठीक है, यस सर। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। तो हम कह रहे थे ये जो न्यूट्रॉन निकले हैं इनके पास काफी ज्यादा एनर्जी है। ठीक, ये न्यूट्रॉन्स जाकर दूसरे यूरेनियम से टकराएंगे तो तुरंत उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं। इनको अपनी एनर्जी लूज करनी होगी। कैसे लूज करेंगे? दूसरे दूसरे एटम से टकराकर एनर्जी इधर उधर लूज करके स्लो होते जाएंगे और फिर कहीं जाके ये अगली रिएक्शन कर पाएंगे। इमीडिएटली ये अगली रिएक्शन करने के लिए रेडी नहीं है। यहां तक क्लियर है? हाँ सर? सर। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि इनको अगर ये धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, ये एनर्जी लूज करते करते थोड़ा मूव भी कर रहे होंगे इधर उधर। यस अगर सर। इधर उधर मूव करके एनर्जी लूज करते जा रहे हैं तो इनको एनर्जी लूज करने में जो टाइम लगेगा उसमें थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे ये लोग, है ना। इसलिए यस सर। जब तक कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम नहीं होगा, जब तक कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन नहीं हो कर पाएंगे, ये रिएक्शन के अगली स्टेप तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारी रिएक्शन चेन रिएक्शन बनने से पहले ही बंद हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर, आगे समझ में। मतलब बेसिकली हमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, और सर उसमें अगर भी एक यूरेनियम हाँ सर अगर यूरेनियम खत्म हो गया तो चेन रिएक्शन तो बंद हो जाएगा ना? हाँ, यूरेनियम 238 होता है और यूरेनियम 235 होता है नेचर में, मैंने बताया था आपको। सर 236 ना। 236 तो बनता है जो स्टेबल नहीं है। हाँ सर, आप बताए थे सर यूरेनियम 238। नेचुरली दो फॉर्म होते हैं यूरेनियम के, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। ये जो यूरेनियम 238 है इसके पास, सॉरी, ये जो है 99.3% होता है नेचर में और 235 0.7% होता है नेचर में। इसमें यही मैंने बताया था कि नहीं बताया था? हाँ यस हाँ सर। सर, आप Yes, sir. बताए थे। अब देखो होता क्या है ना कि ये जो न्यूट्रॉन है ये अपनी एनर्जी लूज करते हुए नीचे जा रहा है, एनर्जी धीरे धीरे घटती जा रही, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घट के 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे घट के 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे घट के 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करके 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर समझ रहे हो, ऐसे घटती जा रही घटती जा रही घटती जा रही, फिर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, फिर 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। होता क्या है कि एट अबाउट 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, यूरेनियम 238 absorbs the free neutron, so the moving neutron। समझ में आई बात? तो वो जो न्यूट्रॉन मूव कर रहा था उसको यूरेनियम 238 एब्जॉर्ब कर लेगा 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ही, वो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। और 238 कितना, 99.3%, इसलिए यूरेनियम 235 के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, सारा का सारा न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 खा जाएगा। किसी को दिक्कत? सर एक बार और बता दीजिए। देखो Yes, sir. 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 20 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 20 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घट के 10 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, उससे घट के और कोलिजन हुआ 5 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, और कोलिजन हुआ 2 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, और कोलिजन हुआ 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, और कोलिजन हुआ 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, और कोलिजन हुआ लेट से घट के हो गया 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कोलिजन हुआ घट के हो गया मान लेते
5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर हो गया, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर हो गया, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर हो गया, मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर हो गया, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से ये जो न्यूट्रॉन है अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज कर रहा है। ठीक है, यही हो रहा है ना, धीरे धीरे करके ये न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। फिर क्या होगा एक टाइम पर एट अबाउट 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो सकता है 100 भी हो सकता है 60 भी हो, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जब इस न्यूट्रॉन की एनर्जी होगी, उस वक्त यूरेनियम 238 से अगर ये कोलाइड करेगा तो यूरेनियम 238 इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इस न्यूट्रॉन को। तो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंचने से पहले ही सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम 238 खा जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो चेन रिएक्शन फिर भी नहीं हो पाएगी अगर यूरेनियम 238 है तो। इसलिए अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक जरूरी चीज क्या है कि हम इस यूरेनियम 238 को हटा दें। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? दोनों है तो यूरेनियम ही, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, दोनों की केमिकल रिएक्शंस तो सेम है, तो सर हम कैसे यूरेनियम 238 को सेपरेट करेंगे यूरेनियम 235 से? व्हाट विल वी डू टू सेपरेट यूरेनियम 238 फ्रॉम यूरेनियम 235 अगर दोनों की सारी केमिकल रिएक्शन सेम है तो? ये एक सवाल उठता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसके लिए हम फिर फिजिक्स का सहारा लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको लिक्विफाई कर देंगे यूरेनियम को, ठीक है? 235 हल्का है, 238 भारी है ना? तो 238 वाला जो यूरेनियम है वो नीचे रहेगा और 235 वाला यूरेनियम ऊपर रहेगा, ऊपर वाला यूरेनियम छान लेंगे। हालांकि इतना सिंपल नहीं होता है, इसके लिए हम लोगों को सेंट्रीफ्यूज सिस्टम बनाना पड़ता है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ वेट में डिफरेंस की वजह से हम यूरेनियम 235 को अलग कर लेते हैं फ्रॉम यूरेनियम 238। और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 अगर एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया तो वो अपने आप में एक बॉम्ब है, ठीक है? उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं से आके न्यूट्रॉन उससे टकराएगा, वो न्यूट्रॉन आगे जाके 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, उस 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन बनेंगे, 9 से 27 बनेंगे, 27 से 80 बनेंगे, 80 से 250 बनेंगे, 250 से 750 बनेंगे, और आपकी केमिकल रिएक्शन सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है चेन रिएक्शन की तरह थोड़ी देर में बम की तरफ फट जाएगा आपका पूरा का पूरा यूरेनियम। ठीक है, समझ में आई बात? यस यस सर। ये होता है आपके न्यूक्लियर बॉम्ब में। न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करता है समझ में आ गया? यस सर। उसके लिए हमें क्या हो जाता है, एक मिनिमम मास ऑफ यूरेनियम 235 एक जगह इकट्ठा किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें मिनिमम मास यूरेनियम 235 का एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो कभी भी फट जाएगा। उसको लेके हम यूएसए से लेकर हम उसे जापान तक कैसे, यूएसए से जापान तक लेके कैसे जाएंगे हम उसे? हिरोशिमा पे गिराना है ना अमेरिका से ले जाके, तो कैसे लेके जाएंगे? वो तो प्लेन में ही फट जाएगा। फिर अभी तक ये बॉम्ब का यूज खाली एक ही बार हुआ है ना? हाँ वो सब नहीं पढ़ना अपन को, लेकिन वो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वो तो रास्ते में फट जाएगा ना। अगर यूरेनियम 235 एक साथ एक जगह रखा हुआ है तो कहीं से न्यूट्रॉन घूमता फिरता आ जाएगा, टकरा जाएगा और फिर पूरा का पूरा फट जाएगा, राइट? यस सर। तो उसे हम लेके कैसे जाएं यूएसए से जापान तक? द आंसर इज क्वाइट सिंपल। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम एक साथ होना चाहिए उसको कहते हैं क्रिटिकल मास। क्या कहते हैं? क्रिटिकल मास। हम क्रिटिकल मास से कम यूरेनियम अलग अलग रखेंगे और जापान के ऊपर चिपका के गिरा देंगे। समझ में आया? सर एक बार फिर से बोल अब दीजिए सच सर। में नहीं गिराना है, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। सही में ये नहीं कि हाँ हम यूएसए से उड़ेंगे और जापान को उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। मान लेते हैं 2 किलो यूरेनियम एक साथ रखने पे न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है, ठीक है? तो हम 500 ग्राम के 4 यूरेनियम के डब्बे लेके जाएंगे, चारों को एक डब्बे में करके गिरा देंगे, है ना?
सर मतलब जब गिराना होगा तभी उस समय हम लोग उसको क्रिटिकल मास पे ले जाएंगे ना। अब देखो बात समझो, सही में थोड़ा ना ऐसा करते हैं यार। ऐसा सिस्टम होगा जिसमें यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 अलग अलग होंगे, ठीक है। इस डिवाइस में मान लो कोई मोटर वोटर लगी होगी, वो डिवाइस जब नीचे गिरेगा उसके बाद मोटर ऑन हो जाएगी, वो मोटर ऑन होकर इसको इससे चिपका देगी, बम फट जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? नहीं सर। सर क्लियर है ना एकदम? चलो, तो अब बम तो हमने फोड़ लिया। अब हम देखते हैं कि अच्छा सर बम फोड़ना तक तो ठीक था, पर हम तो इस चैप्टर पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम इससे बिजली कैसे बनाए, मुझे तो ये बताओ। मैं तो बिजली बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी, मेरे को बस बिजली बनानी है जिससे मेरे घर का एसी चल जाए, है ना। तो अब हम न्यूक्लियर, उसके लिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, हमारे पास एक मान लेते हैं ये चैम्बर है, जिसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैं एक साथ अगर खूब सारे यूरेनियम रख दूंगा तो बॉम्ब है, और कम रख दूंगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी नहीं, है ना। यही प्रॉब्लम है ना। हाँ सर। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यूरेनियम के रॉड्स बनाए। एक रॉड यहाँ है, एक रॉड यहाँ है, एक रॉड यहाँ है, एक रॉड यहाँ है, और ऐसे ही रॉड्स पीछे लगे हुए हैं। मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस होगा ना ये। तो एक पूरा, मतलब अगर ऊपर से देखूंगा तो खूब सारे रॉड्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ नहीं बना रहा हूँ, खूब सारे रॉड्स ऐसे रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब इस तरीके से खूब सारे रॉड्स रखे हुए हैं, ठीक है। समझ में आई बात? पूरा रॉड्स का मेश बना हुआ है, ठीक, मतलब एरे बना हुआ है पूरा रॉड का, एक मैट्रिक्स बना हुआ है रॉड्स का, ठीक है ना। मतलब रॉड 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 रॉड, उसके ऊपर और रॉड 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 एंड सो ऑन, ठीक है। यस सर। तो खूब सारे रॉड्स हैं, किसके रॉड्स हैं? ये यूरेनियम रॉड्स। हमने ऐसा क्यों किया? ताकि इसके अंदर, इससे पहले कि ये जब इसके अंदर कोई रिएक्शन हो तो जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो वो स्लो होने के पहले ही रॉड से बाहर निकल जाए, ठीक है। इसकी वजह से अगली रिएक्शन ना हो पाए और बम की तरह ये ना फटे। तो क्या किया, एक जगह यूरेनियम नहीं रखा बल्कि यूरेनियम के रॉड्स रख दिए खूब सारे। समझ में आई बात? नहीं सर, नहीं समझ आया बेटा अब सर। आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी हम एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल वे में कराने के लिए। मैं एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये, अगर हम एक साथ सारा का सारा यूरेनियम रख देंगे तो बम की तरह वो फट जाएगा। बम नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम लोगों ने यूरेनियम को एक साथ रखने की जगह उसके खूब सारे रॉड्स बना के रखे हैं, ठीक है। 1 रॉड 2 रॉड 3 रॉड 4 रॉड, ऐसे खूब सारे रॉड्स रखे हैं, जिससे कि अगर अंदर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उससे जो न्यूट्रॉन बनेगा वो न्यूट्रॉन स्लो होने के पहले ही इस रॉड से बाहर निकल जाए और अगली रिएक्शन ना करा पाए, ठीक है। हाँ सर, अब क्लियर है। ठीक है ना। अब तो ऐसे तो ये न्यूट्रॉन निकला, अगली रॉड तक पहुंचा तब भी स्लो नहीं हुआ, क्योंकि जिस स्पीड से निकला उसी स्पीड से यहाँ पहुंच गया, बीच में स्लो तो हुआ ही नहीं। तो आगे यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं करा पाएगा, यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं करा पाएगा, तो फिर तो हमारी केमिकल रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शन बंद ही हो जाएगी, है ना।
है ना? Yes, sir. यस सर। तो हमें ये जो न्यूट्रॉन बाहर निकला है, हमें इसे स्लो करना है। ठीक है, समझ में आई बात? स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं? स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं? स्लो करने के लिए हम यहाँ पर ग्रेफाइट रखते हैं। ये जो पूरक सारे के सारे जो रॉड्स है ना, वो ग्रेफाइट के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन यहाँ निकलेंगे वो ग्रेफाइट के न्यूक्लियस से टकराकर भी स्लो हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो तो सर। अब जो न्यूट्रॉन निकला वो स्लो हो गया, अगले रॉड तक पहुंचे, यहाँ रिएक्शन कर दी, है ना? हो जाएगा। यस सर। यहाँ से जो निकला वो रॉड पे जाकर रिएक्शन कर ली, या पीछे वाले रॉड तक पहुंचा, वहां पे जाके उसने रिएक्शन कर ली हर एक न्यूट्रॉन ने। ठीक है, हाँ या ना? हाँ सर। इस Yes, sir. ग्रेफाइट को हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट इज यूज्ड एज मॉडरेटर। क्या बोलते हैं? मॉडरेटर। मॉडरेट। ठीक है, ये बेसिकली आपके न्यूट्रॉन की स्पीड को डिक्रीज करने के काम आता है। ठीक है सर, अगर सारे न्यूट्रॉन जाके कहीं ना कहीं रिएक्ट कर ही जाएंगे तब तो फिर से बॉम्ब बन जाएगा। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 बढ़ता जाएगा रिएक्शन का रेट, और ये बॉम्ब की तरफ फट जाएगा। हाँ या ना? यस। तो इतनी मेहनत Yes, करके sir. इतनी मेहनत करके फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ क्या अभी तक? नो सर। अभी तक तो मुझे कोई फायदा दिख नहीं रहा सर। एक फायदा हुआ है कि न्यूट्रॉन जो है अब यूरेनियम के अंदर स्लो नहीं हो रहा है बल्कि बाहर स्लो हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इस न्यूट्रॉन को बाहर करके हटा सकता हूँ। किसी तरीके से बाहर मैंने पकड़ने का मैकेनिज्म लगा लिया कि हाँ, मैं न्यूट्रॉन को यहां से 3 निकले, मैं 2 को पकड़ के ले गया, काम हो जाएगा। Yes, sir. है ना? तो बेसिकली हमें कोई न्यूट्रॉन कैचर चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स का। क्या यूज करते हैं? कंट्रोल रॉड्स। ये हम यहाँ पर कुछ कंट्रोल रॉड्स डाल के रखते हैं जो कुछ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, इट इज मेड ऑफ कैडमियम। किसका बना होता है? कैडमियम का बना होता है। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ? ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल रॉड्स का नाम भी बहुत सही है, कंट्रोल रॉड्स। क्यों? क्योंकि दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल द रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या होगा? ये कंट्रोल रॉड्स जो है ना, मूवेबल होते हैं। इसको आप इन रॉड्स को एक साथ अंदर डाल सकते हो, एक साथ बाहर निकाल सकते हो। इन यूरेनियम रॉड्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हो और इसको रिमूव भी कर सकते हो। अलग से कंट्रोल लगे होते हैं इन कंट्रोल रॉड्स को मूव करने के लिए। ठीक है, हम इसका कैसे यूज करते हैं? हम लोगों ने रिएक्शन शुरू करी, हमें मान लीजिए कि देखिए क्या होगा, अगर मैं कंट्रोल रॉड्स को पूरा का पूरा इंसर्ट कर दूंगा तो ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और न्यूक्लियर बंद हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. अगर मैं इन सारे के सारे इन कंट्रोल रॉड को पूरा का पूरा अंदर डाल दूंगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन पूरी तरीके से बंद ही हो जाएगी, क्योंकि सब सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और अगर पूरा बाहर निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? बॉम्ब बन जाएगा। तो हम इसको जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होता है उस हिसाब से इन कंट्रोल रॉड्स को एडजस्ट करते हैं। अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बाहर रखते हैं, कम एनर्जी चाहिए तो अंदर रखते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ कंट्रोल रॉड्स वर्क। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया? सर बोलो। सर इसमें सर खर्चा भी बहुत लग जाता होगा सर। हाँ, तो एक बार खर्चा होता है, बाद एनर्जी बाद में फ्री में मिलती है। ठीक है, अब देखो,
यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मतलब अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो थोड़ा बाहर रखेंगे और एनर्जी कम चाहिए तो ज्यादा अंदर रखेंगे। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है तो हम बाहर रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना है तो अंदर कर देंगे। ठीक है, सर तो फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ है सर तो वो कहाँ जमा होगा? हाँ ये मेरा अगला सवाल था। सर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका क्या होगा सर, तो वो किस फॉर्म में निकलेगी? तो देखो जो एनर्जी प्रोड्यूस उससे हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, ये गर्म होगा। ये गर्म होगा तो यूरेनियम मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके सारा यूरेनियम नीचे आके गिर जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा यूरेनियम एक जगह पर, और न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ फट जाएगा। ले भाई सारी मेहनत का सत्यानाश। हाँ या ना? यस सर। यस सर। सारी मेहनत बेकार हो गई ना? यस सर, तो फिर बनाने का क्या फायदा? हाँ, तो बहुत सर अगर जरूरी है कि अलग हम अलग जगह पर इसको स्टोर गर्म करें ना, तो? ध्यान दो, बहुत जरूरी है कि हम इसको गर्म ना होने दें, हम इसे ठंडा कर दें। किसी चीज को ठंडा करने के लिए क्या करते हो? सर पानी डालते हैं। इस पे पानी डाल देंगे, पानी ऐड कर देते हैं। इस पर हम लोग पानी डाल देंगे। बेसिकली क्या होगा, हम लोग इसके चारों तरफ से पानी का एक जाल बना देंगे जो चलो ठीक है, इसको पानी डाल देंगे। उस मैकेनिज्म यहाँ बन नहीं रहा, वो डायग्राम दिखा दूंगा आपको किताब से। हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। ठीक है, तो ये ठंडा हो जाएगा। हाँ है ना? सर तो फिर पानी भाप भर के हाँ उड़ सर। जाएगा उसका, उसके यूज करेंगे फिर टरबाइन घुमाएंगे। हाँ देखो, अगर हम पानी डाल के सिर्फ ठंडा कर देते तो हमने किया क्या, हमने इतनी मेहनत प्रोड्यूस करी, उसको पानी डाल के ठंडा कर दिया, क्या फायदा? फायदा ये हुआ कि जब पानी इस पर डाला तो पानी गर्म हो गया, पानी गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और हम उस स्टीम से स्टीम इंजन चलाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस सर तो कर फिर सकते हैं। हर समय पानी को स्टीम में ही फॉर्म बना के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पानी से कैसे करोगे बेटा? पानी को काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन चला के भी तो किया था ना, याद है? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसा सेटअप होता है। ठीक है, पूरा कंक्रीट के अंदर होता है ये सारा सेटअप। अंदर ये सब कुछ कुछ यूरेनियम रॉड्स है, कुछ कैडमियम रॉड्स है, कुछ कैडमियम रॉड्स अंदर है, कुछ कैडमियम रॉड्स बाहर है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितना, किस रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी रेट से एनर्जी चाहिए। ठीक है, इस पूरे में लगातार पानी फ्लो किया जा रहा है। ठीक है, ये जो पानी यहाँ से जो गर्म होके आता है ना, पानी यहाँ से गर्म होके आता है, वो पानी से हम लोग यहाँ पर, सर थोड़ा ये ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में हो गया आपके हिसाब से। यहाँ पे हम लोग इस पानी से इस पानी में, इस पानी की हीट से इस पानी को गर्म कर लेते हैं, इसको गर्म करके इससे हम लोग स्टीम इंजन वगैरह चलाते हैं। ठीक है, सर इतना डिटेल में आने की आपको जरूरत नहीं है, वो इस डायग्राम की जरूरत पर नहीं है, अगर डायग्राम थोड़ा उतना सा भी अच्छा है भी गड़बड़ी नहीं। हुआ तो फिर बहुत डेंजरस है ना? हाँ डेंजरस तो है ही बेटा, यही तो अपन ने पहले ही पढ़ा था ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट काफी डेंजरस है। ठीक है, सर इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको डंप करना बहुत जरूरी होता है। हाँ ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो गया, अब देखना है न्यूक्लियर फ्यूजन को। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, मैंने आपको वो वाला ग्राफ बताया था ना, स्टेबिलिटी वाला, क्या बताया था, बीच वाले जो न्यूक्लियस है ज्यादा स्टेबल है, कम वेट वाले और ज्यादा वेट वाले अनस्टेबल है ना? यस सर। इसलिए अगर हम कम वेट वाले न्यूक्लियस को या छोटे न्यूक्लियस को जोड़ के मिड साइज न्यूक्लियस बनाए, या मतलब छोटे न्यूक्लियस को जोड़ के थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाए, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब एनर्जी न्यूक्लियस पास घट जाएगी, मतलब बचे हुए एनर्जी वो रिलीज कर देगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका आपके सामने ये दे रखा है कि कैसे कैसे ये काम करेगा। एक ड्यूटेरियम से एक ड्यूटेरियम को हमने ऐड किया, एक टर्शियम बन गया, साथ में एक हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो गई। अब यहां से ये जो बना है, इसको हमने फिर से ड्यूटेरियम के साथ रिएक्ट करवाया, क्या हुआ, हीलियम बन गया, साथ में एक न्यूट्रॉन निकला, और साथ में कुछ एनर्जी भी निकली। ये दोनों रिएक्शंस आप कॉपी कर लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन में। सर थोड़ा जूम करिए सर, नहीं दिख रहा।
तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं क्या सर, ये इक्वेशन लिख सकते लिखना है? यही तो बोल रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस कॉपी करनी है, क्योंकि एक से जो प्रोडक्ट बना उसको दूसरे में रिएक्टेंट की तरह यूज हुआ है। सर हो गया। हो गया? हैं। इन दोनों को फ्यूज कराने में भी तो एनर्जी बहुत लगता होगा। अब सुनो बात, रिएक्शन सन में अक्सर होती रहती है, लगातार होती रहती है, ठीक है, और इसी से सन की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर आप सोचे जरा यहाँ पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो आपके 2 ड्यूटेरियम यूज हुए, उससे टर्शियम बना, टर्शियम यहाँ फिर से लग गया, फिर एक ड्यूटेरियम यूज हुआ, तो टोटल कितने ड्यूटेरियम यूज हुए? 1 2 3, मतलब 6 मास नंबर यूज हुआ, और कितनी एनर्जी मिली हमें यहाँ पे? 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी मिल गई है, आया ना? 6 AMU के रिएक्शन से हमें 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल रही है, जबकि वहां पर हमारे पास 235 वाला यूरेनियम मिलता टकराता था तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती थी, राइट? मतलब वहां जो यील्ड थी वो कम थी इसके मुकाबले। न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा यील्ड है न्यूक्लियर फिशन के मुकाबले। समझते हो कि नहीं समझते हो इस बात को? सर तो सन में कैसे होता है? हाँ, सर सन में सुन तो लो बात को। सन यहाँ पर हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन में इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियर फिशन। पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है, फिर उसके आगे सन 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये न्यूक्लियर फ्यूजन करवाएं कैसे? देखिए, फ्यूजन जो है वो किसका हो रहा है? न्यूक्लियस का हो रहा है। अब आप अगर 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस लेते हो, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, आप उन दोनों को कोलाइड कैसे करवाओगे जिससे कि दोनों जुड़ पाए? दोनों को जोड़ने के लिए दोनों का कोलिजन जरूरी है ना, हाँ या ना? यस सर। पकड़ के तो जोड़ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि बहुत छोटे हैं वो, न्यूक्लियस को पकड़ के दूसरे न्यूक्लियस से जोड़ा जा नहीं सकता। तो हम कैसे एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से जाके कोलाइड करवाएं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन करा के अभी तक एनर्जी नहीं बना पाए, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। अब सवाल ये उठता है, सर फिर सन पे कैसे होता है? देखो, हमें अगर हम चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जाके टकराए, तो इसके लिए दोनों हाइड्रोजन न्यूक्लियस के पास एक दूसरे की तरफ वेलोसिटी होनी चाहिए, और काफी ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। मतलब उनके पास काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी होगी तब जाके दो न्यूक्लियस आपस में कोलाइड कर पाएंगे। अब इतनी सारी एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एटम के पास ज्यादा, एटम और मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, और उस केस में न्यूक्लियस न्यूक्लियस कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब सर। अब सन का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर तो रिएक्शन हो जा रही है। कितना टेम्परेचर चाहिए मालूम है? 10⁻7 केल्विन के आसपास टेम्परेचर चाहिए। सॉरी, ज्यादा बोल गया शायद मैं, बताता हूँ। बुक में 10⁻8 केल्विन लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक है, तो 10⁻7 हाँ लिखा था, 10⁻7 10⁻8 केल्विन के आसपास एनर्जी चाहिए, ठीक है, के आसपास टेम्परेचर चाहिए, तब जाके रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। सन के पास इतना टेम्परेचर होता है, इसलिए सन में ये रिएक्शन हो पाती है।
हम अर्थ पे नहीं करा सकते, हम अर्थ पे इतना टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर क्यों नहीं अचीव कर सकते? चलो इमेजिन करो मैंने किसी तरीके से ये टेम्परेचर अचीव कर भी लिया, पर प्रॉब्लम ये है उस टेम्परेचर को अचीव करने में कि मैं किस कंटेनर के अंदर इस टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट रखूंगा, वो कंटेनर मेल्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? मेरे हमारे पास ऐसा कोई कंटेनर ही नहीं ना जो इतने हाई टेम्परेचर पे रह पाए। तो हम लोग बहुत स्मॉल पॉइंट में हीट एनर्जी नहीं यूज क्रिएट कर सकते हैं। बेटा इतना ज्यादा टेम्परेचर अगर आप अचीव कर भी लेते हो तो किस बर्तन में अचीव करोगे, मुझे ये बताओ ना। सर साइंटिस्ट लोग एक लैब में अचीव किया सर, लेकिन इससे बहुत कम है। वही कह रहा हूँ, देखो बात समझो, न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग करा चुके हैं, हम लोग लैब में न्यूक्लियर फ्यूजन करा चुके हैं, बट उसको हम एनर्जी के सोर्स की तरह यूज नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि उसमें बहुत स्पेसिफिक साइंटिफिक सेटअप में वो सब हो सकता है, उसको छोड़ो बट, ठीक है ना। वो उतना ज्यादा चीजें आपको नहीं बताई जा सकती, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके किसी तरीके से अचीव किया है, बट वो आप प्रैक्टिकली एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए वो मेथड आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी तक उसका ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। हम्म। Yes, sir. ऑल्दो देयर इज वन मेथड। क्या सर? न्यूक्लियर फिशन कराइए, उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उसी के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन करा दीजिए। न्यूक्लियर फिशन के से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी जगह पे आप न्यूक्लियर फ्यूजन करा दीजिए। तो ये हम कर चुके हैं, ये ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। सन पे भी यही रिएक्शन बार बार होती रहती है, इसमें थोड़ा और ज्यादा डिटेल में आपको रिएक्शन बताई है, ठीक है, और इससे भी हमें इसी तरीके से एनर्जी मिलती जाती है। ठीक है, अब ये तो आपको हटा ही दिया गया सिलेबस से, इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। याद तो बेटा मैंने भी नहीं कर रखा है इसको, क्योंकि उतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ, अच्छा अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हम हीलियम तक पहुंचते हैं, उससे खूब सारी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, चलो अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी खुद से पढ़ लो एक बार। सर न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? न्यूक्लियर फ्यूजन हम करा ही नहीं पा रहे ठीक से, अभी तक कंट्रोल कहां से करेंगे? ठीक है, ठीक है सर एडवांटेजेस का सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? it does not produce gases like carbon dioxide which contribute to greenhouse effect or sulfur dioxide that causes acid rain। मतलब कोई केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स इसमें प्रोड्यूस नहीं होते, ना तो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले, ना ही आपके एसिड रेन कराने वाले। कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, क्लीन एनर्जी है। और 4 हाइड्रोजन एटम से हम लोग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन तो हर जगह है ना, और कहीं नहीं तो पानी में तो मिल ही जाता है, इसलिए ये सोर्स भी हमारे पास अबंडेंट है। सर पर उसको एक्सट्रैक्ट करने का टेक्नोलॉजी अभी हम लोग के पास नहीं है। हाँ, अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं बनी है इतनी, बट अगर बन जाए तो दुनिया की एनर्जी क्राइसिस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। सर पढ़ लिए। पढ़ लिए? यस सर। ठीक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब
एक बार काम करो, इसको भी पढ़ लो। सर हम्म सर सन 5 बिलियन ईयर्स के बाद साइन नहीं करेगा? बेटा उसके बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर रखा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। सर जब वो इतना हीट प्रोड्यूस करता है तब उसका मास भी कम होता होगा ना, हम्म इसलिए मास इतना कम हो जाएगा कि फिर वो फट जाएगा। हम्म सर थोड़ा जूम आउट कीजिएगा। सर सर हो गया। हो गया? पढ़ लिए? सर वो वाला जो बोला कि कितना देर कोल का रिजर्व, पेट्रोलियम और वो नेचुरल गैस का रिजर्व, वो अभी और कम हो गया ना। हाँ बेटा, ये तो थोड़ी किताब में लिखी हुई कुछ साल हो चुके हैं ना, और हमारा एनर्जी का कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। सर और बायोगैस एंड अल्कोहल लिखा, तो अल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं एज बायो बायोमास। अल्कोहल कहाँ लिखा भाई? आपको एनर्जी भी अल्कोहल से ही मिलती है? थर्ड पॉइंट। थर्ड में बायोमास एनर्जी। अच्छा ठीक है। एक्चुअली अल्कोहल बोल रहा है, बेसिकली हम लोग बायोमास का यूज करके भी हम लोग कुछ फ्यूल्स बना रहे हैं, कुछ कुछ जगहों पे हम लोग अल्कोहल बना के उसको फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था आपको भी किताब में भी लिख दिया जाएगा, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा था। ठीक है। ओके सर। वो अल्कोहल एडिबल क्वालिटी का नहीं होता है। ठीक है। सर चैप्टर कंप्लीट हो गया? चैप्टर कंप्लीट हो गया। सर तो इसके बाद क्या करेंगे, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड? नहीं, इसके बाद मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दोबारा पढ़ाऊंगा ना। ओके सर, थैंक यू हाँ सर। सर ठीक है सर, ठीक है ना? अच्छा है, रिवीजन हो सर हम जाएगा। लोग का टेस्ट भी है किसका? 14 से। किसका टेस्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हो जाने के बाद लाइट एंड सर हम लोग का 20 जुलाई से है। क्या? सर हम लोग का टेस्ट 20 जुलाई से है। अच्छा, तो बेटा टेस्ट के लिए तो जो अरविंद सर ने पढ़ा है उस पर रिलाई करिए, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में। ठीक है। हाँ सर ठीक है। यस सर। अच्छा, आपका माई स्कूल का टेस्ट आखिरी कब हुआ था फिजिक्स का? सर सर वो जो बस written चैप्टर test 1 का था। ही हुआ है सर, उसके बाद से हुआ ही नहीं एक भी बार। ऑफलाइन टेस्ट हुआ था ना, भी घर पे पेपर भेज के? हाँ यस सर सर। वो एक ही हाँ हुआ सर। था। एक्चुअली आप लोगों ने उसमें बहुत गड़बड़ करी। कोई चैप्टर कोई कुछ पेपर्स हमको 4 दिन पहले मिले हैं। ऐसा मत करो, टाइम पे कंप्लीट करके भेजो। अगली बार एक काम करेंगे हम लोग, फिक्स टाइम दे देंगे जिस टाइम पे सब लोगों को टेस्ट देना होगा एक साथ, घर पे बैठ के भी। ऑफलाइन के लिए यस सर, ये पहला बार था ना, इसलिए थोड़ा सा पता नहीं था। ठीक है। वैसे परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, मुझे क्लास स्पेसिफिक नहीं पता, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है सारे स्टूडेंट्स की भी देखी थी तो ठीक ठाक रही थी। मतलब लास्ट ईयर से कुछ हद तक बेटर भी रही थी सिमिलर टेस्ट में, तो ठीक है। सर ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा? ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट तुरंत बन जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट लेना उतना बड़ी बात नहीं है, ऑफलाइन कराने के चक्कर में हमारा ऑनलाइन थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, चलते, क्योंकि हमारे फैकल्टी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना आपकी कॉपीज वगैरह चेक करने में, और हम लोगों कलेक्शन में भी वो कुछ, मतलब बेसिकली हम लोग अनाउंस भी नहीं कर पा रहे थे जब तक पिछले वाले टेस्ट का रिजल्ट नहीं देते। अब टेस्ट चेक हो चुके हैं, अब बहुत जल्दी आपका ऑनलाइन टेस्ट एक और हो जाएगा।
ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए क्लास खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, Okay, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Good night, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा।